अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। हम सबको जनरल इलेक्ट्रिक F414 से जुड़ी अपडेट्स का इंतजार रहता है और हमारे कान ये सुनने के लिए तरसते रहते हैं कि आखिरकार इस क्षेत्र में कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को कब मिलेगा। तो आज वो बड़ा दिन है, क्योंकि आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर के एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट पर साइन किया है। और ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के भारत में प्रोडक्शन का। और यहाँ पर ये इंजन विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में बनाए जाएंगे और इनका यूज़ तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में किया जाना है। अब इस प्रोग्राम के बारे में हम आगे डिस्कस करें उसके पहले आपको हम कुछ की हाइलाइट्स बता देते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें क्या देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 500 से ज़्यादा जेट इंजन्स भारत में बनाए जाएंगे और यहाँ पर जो HAL की तरफ से डीप लोकलाइजेशन है वो वहाँ पर होगा। और इसमें हमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ा समर्थन होगी। इसके अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि US कंपनी अपने जो क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी है ये किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र कर रही है इस स्केल में। और हमने आपको पहले भी बताया था कि आज तक F414 या इससे संबंधित जो दूसरे इंजन हैं बहुत खींचकर उनसे 30 से 40% टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफ़र करी गई थी और 80% का जो स्केल है वो कभी हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को मिल रही है इन इंजन्स के निर्माण के लिए। आपको पता होना चाहिए कि F414 इंजन ना सिर्फ तेजस मार्क 2 को पावर करेंगे, बल्कि ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 और TPF की जो इनिशियल वेरिएंट्स हैं इनको पावर करने की जिम्मेदारी इनकी होने वाली है। ये इंजन प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका था और सब लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे कि इसमें बड़ी अपडेट्स हमें देखने को कब मिलेंगी। तो आज वो दिन फाइनली आ चुका है। अब यहाँ पर देखना ये है कि HAL जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर काम कर रही है उसका काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन सही मायने में ये जो इंजन डेवलपमेंट है या इंजन मैन्युफैक्चरिंग है इस पर ही निर्धारित होने वाली थी। यूँ तो हमारे पास लिमिटेड नंबर्स में F414 इंजन उपलब्ध हैं भारत में जो तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप्स और AMCA प्रोटोटाइप्स को पावर करेंगे, लेकिन जो मास प्रोडक्शन है उसके लिए इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में होनी ज़रूरी थी। अब यहाँ पर कुछ सोर्सेज ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें एक बड़ा सरप्राइज F414 के बाद F404 को लेकर मिल सकता है, क्योंकि अब भारत सरकार जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जिनके चलते F404 की डिलीवरी बाधित हुई थी इनको लोकली मैन्युफैक्चर करने पर अमेरिका से बात शुरू कर सकती है। हालांकि ये बातचीत अभी शुरुआती दौर पे ही है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो हमें F404 के क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स भारत में बनते दिखाई पड़ेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले भविष्य में ये जो एडिशनल 97 जेट्स की डिलीवरी है वो फास्ट हो पाएगी और हमें जो सपोर्ट है वो भी पूरी तरीके से मिल पाएगा। अपनी अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। आज इंटरनेट मीडिया पर एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ये क्लेम करता है कि उनसे इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स ने बात करी है और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने ये दावा किया है कि भारतीय वायुसेना अब स्ट्रांगली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है और इस क्षेत्र में एक एयरक्राफ्ट जो भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कंफर्म तौर पर रिकमेंड किया गया है वो है F-35 लाइटनिंग 2। जी हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, खासकर X जिसको आप पूर्व में ट्विटर के नाम से जानते थे, तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट का सामना आपसे ज़रूर हुआ होगा, जहां पर आपने भी देखा होगा कि F-35 को लेकर आज सारा दिन काफ़ी हलचल मची थी। और इसको लेकर जब ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई तो लोगों के मन में एक काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता जगी कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई हमें F-35 इंडियन एयरफोर्स के कलर में देखने को मिलने वाला है? क्या F-35 लाइटनिंग 2 अब एक महज परिकल्पना नहीं रह गया है, वास्तविकता का रूप ले सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उस रिपोर्ट में अंत में एक बारीक लाइन में यह भी लिखा था कि अंतिम निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, यानी कि रिकमेंडेशन की बात भी पूरी तरीके से सत्य नहीं थी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जहां तक बात रही तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसे किसी प्रोग्राम को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो चीज़ रिकॉग्नाइज करी गई है वो यही है कि सबसे महत्वपूर्ण अभी जो निर्णय होगा वो भारतीय वायुसेना के फीडबैक पर निर्धारित होगा और भारतीय वायुसेना का जो फीडबैक है जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिलेगा तो उसके आधार पर जो एयरक्राफ्ट का निर्णय है वो लिया जाएगा। अब रही बात 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो इसको लेकर इतनी हाइप और इतनी चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना अपने तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए ऐसे फाइटर्स की तलाश कर रही है जो कि आंतरिक समाधान की भूमिका निभा सके तब तक जब तक कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन के आ नहीं जाता।
अब उसके पीछे की वजह ये है कि चाइना भले ही इस समय नज़रअंदाज कर रहा हो इन रिपोर्ट्स को, पाकिस्तान भले ही इन रिपोर्ट्स से मना कर रहा हो अचानक से कि उन्हें J-35 चाइना से नहीं मिलने वाले, लेकिन आप सब जानते हैं कि वास्तविकता इसके एकदम उलट है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को चाइना से एडवांस फाइटर मिलेंगे और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार टेक्नोलॉजी एडवर्सरी के हाथ नहीं लग जाती तब तक हमारा जो एयर डोमिनेंस है वो तो बना रहेगा, लेकिन आगे चल के ये कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना तत्काल समाधान के तौर पर इस समय ऐसे फाइटर्स की तलाश कर रही है जो कि फ्यूचर की वॉरफेयर को सुनिश्चित कर सके और भारत की जीत को भी सुनिश्चित कर सके। रही बात F-35 लाइटनिंग 2 की, तो निस्संदेह ये दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना से जुड़े जो अधिकारी हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं वो अक्सर ये कहते आए हैं कि हमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान देना होगा। हमें ये देखना होगा कि अगर हम लिमिटेड नंबर्स पे भी कोई प्लेटफॉर्म लेते हैं तो हम उन्हें कितने आसानी से मेंटेन कर पाएंगे, उनका रखरखाव कहीं हमारे लिए बर्डन न बन जाए। आप सब ने हाल ही में देखा कि एक F-35 जो बी एयरक्राफ्ट है वो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड करता है और 37 दिनों तक वो भारत में इसीलिए पड़ा रहता है क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो भारत में थे ही नहीं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप $100 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट में भी F-35 को लेते हैं तो डील आपकी काफ़ी सस्ते में निपट जाएगी या आपको थोड़ा ही जेब अपना स्ट्रेच करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रक्षा मामलों के जानकार ये कहते हैं कि हमें मिलियन या बिलियन डॉलर जो है पहले इनके इकोसिस्टम पे खर्च करने पड़ेंगे, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने पड़ेंगे ताकि इनका रखरखाव हमारे लिए आसान हो सके। वही इसके उलट अगर देखा जाए Su-57 को, तो इसको लेकर कहा जाता है कि ये सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। उसके पीछे का कारण ये है कि Su-57 को लेकर सुखोई ने खुद ये कह दिया है कि भारत में 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेम है जो इसके लिए चाहिए, 30% मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है और वो एयरक्राफ्ट हमें विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड मिल रहा है और उसको ऑपरेट करने की स्वतंत्रता भी साथ ही साथ हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती हैं कि भारत सरकार किसके तरफ जाएगी। रक्षा मामलों के जानकार लोग यही कहते हैं कि हमें पहले कुछ चीज़ों का क्राइटेरिया बनाना चाहिए, कुछ पैरामीटर्स बनाने चाहिए। अगर वो एयरक्राफ्ट उन पैरामीटर्स को पूरा करता है तभी हमें उसके तरफ देखना चाहिए। पहला पैरामीटर ये है कि क्या वो हमें इंडियन BVR मिसाइल के इंटीग्रेशन की मंजूरी देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर यही इस मिसाइल हम उन प्लेटफॉर्म्स पे इंटीग्रेट ना कर पाए तो फिर क्या ही फ़ायदा। दूसरा, क्या इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स वो ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका हो या रशिया, वहाँ की वेदर कंडीशन और भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये चीज़ें हमने F-404 की परफॉर्मेंस में ऑलरेडी देख रखी है। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और भारत को ये स्वतंत्रता मिल रही है कि अपग्रेड कर सकता है भारत को किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी भारत को उन डील को कंसिडर करना चाहिए, अन्यथा भारत को उन्हें टोटली इग्नोर करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें फ़िलहाल तो Su-57 से पूरी हो रही हैं, ना कि F-35 से, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय का ही होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।